गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी क्या है? उससे पहले कि अपन ने प्रश्नावली जो 13वीं जो देखी थी, उस प्रश्नावली 13वीं के अंदर अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, जिसपे कोयले ठोस आकृतियों का अपन ने अध्ययन किया था। प्रश्नावली 13.7 में जो कुछ गोले के आयतन के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आसान से थोड़ा सा सूत्र का और थोड़ा प्रश्न की प्रकृति का आपने को ध्यान में रखना है, बाकी वो सवाल हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आज अपन बात करेंगे सांख्यिकी के बारे में कि सांख्यिकी होती क्या है। तो सांख्यिकी का आपको अध्ययन करने के लिए उससे पहले एक छोटे छोटे जो उदाहरण हैं उनका आपने को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर छोटे छोटे उदाहरण जैसे अपने नज़र में आता है, जैसे एक क्लास के विद्यार्थी है और उस क्लास के विद्यार्थियों का आपको किसी टेस्ट के अंदर जो प्राप्तांक है उस प्राप्तांकों की एक सूचना, ये भी एक सूचना है। सांख्यिकी में सबसे छोटी इकाई जो कि आंकड़े हैं, आंकड़े जिसको डाटा कहा जाता है। आंकड़े का मतलब साधारण भाषा में अपन देखिए तो सूचना। अब ये सूचना जैसे मैंने अभी बताया कि किसी विद्यार्थी की, एक कक्षा के विद्यार्थी की लंबाइयाँ जो कि आपको सेंटीमीटर में या फीट में दी गई है, वो एक सूचना है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का टेस्ट के अंदर कोई प्रदर्शन है, वो भी एक सूचना है। आपने कोई कंपनी का कोई लाभ का रिकॉर्ड है, वो भी सूचना है। जनगणना की जो भी सूचना एकत्रित की जाती है वो भी सूचना है। और जनगणना में तो कितनी जानकारियाँ एक साथ डिटेल के तौर पर ली जाती है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका सांख्यिकी में कितना योगदान होता है। और भी कई परिस्थितियां हैं, जैसे नगरों की तापमान है, पंचवर्षीय योजनाओं की जानकारियां हैं, सड़कों के निर्माण के, जब सड़कों का निर्माण किया जाता है तो सड़कों पर आपने वो हिसाब का ब्यौरा देखा होगा आपने, वो भी क्या है, वो भी सूचना है। तो सूचना और आंकड़े सांख्यिकी का अध्ययन करने के लिए अति आवश्यक है। आपके पास में कुछ होना जरूरी है, किसी सूचना का होना जरूरी है, उसी सूचना की वजह से आपको सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। तो सांख्यिकी खुद कहती है पहले हमारे पास में कोई सूचना होगी तो उस सूचना का हम अध्ययन करेंगे। उसके साथ अपन बात करेंगे सूचना की, डाटा की। डाटा देखिए डोटिम से बना है, DATAUN, डेटम, DATUN, ये लैटिन भाषा का शब्द है। डेटम से बना है, ये डेटम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आंकड़े या सूचना। अब इन्हीं सूचनाओं की सहायता से ये सांख्यिकी के जितने भी गणनाएं हैं सांख्यिकी की, वो इन्हीं सूचनाओं से, इन आंकड़ों के आधार पर ज्ञात की जाती है। और ये सूचनाएं केवल कोई जरूरी नहीं है कि लॉजिक तौर पर ही, तार्किक तौर पर ही एकत्रित की जाती है। दैनिक व्यापार में भी ऐसी, अपने घर पर बहुत सी ऐसी विषय वस्तुएं हैं, सूचना है जिनका एकत्रित किया जा सकता है। जैसे परिवार के सदस्यों की लंबाई, परिवार के सदस्यों की आमदनी, परिवारों के अनेक परिवारों का खर्च का ब्यौरा। तो इस पर बचत परिवारों की,
बच्चों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या। तो हमारे दैनिक व्यापार में बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं, उन्हीं सूचनाओं के आधार पर अपने को ये सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। अब ये सांख्यिकी अध्ययन के लिए सबसे जरूरी बात आपको आंकड़ों का या सूचना का होना जरूरी है। उससे पहले में हम बात करेंगे कि ये सांख्यिकी है क्या चीज़। देखिए, सांख्यिकी भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। सांख्यिकी एक गणित की एक शाखा है। सांख्यिकी गणित की एक शाखा है। गणित की एक शाखा है ये सांख्यिकी, जिसका सांख्यिकी का अर्थ होता है स्टैटिक्स, क्योंकि स्टैटिक्स से बना है STATUS, स्टेटस से बना है ये, लैटिन भाषा का शब्द है। और स्टेटस का मतलब होता है राजनीति। पहले के जमाने में जब सांख्यिकी का अध्ययन होता था वो राजनीति के तौर पर ही होता था। राजनीति का मतलब यहाँ पर राज्य से, वो राजनीति नहीं, पॉलिटिकल नहीं है यहाँ पर, या पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक का मतलब यहाँ पर राज्य से। तो पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा जो राज्य चलाते थे, उन राज्यों की कर सूचना, जनगणना सूचना एकत्रित करने के तौर पर ये सांख्यिकी इस्तेमाल में की जाती थी। तो ये सांख्यिकी जो शब्द है वो स्टेटस से बना है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। और साथ ही में इन्हीं सूचनाओं के आधार पर अपने को सांख्यिकी का जो है अध्ययन अपने को किया जाता है। अच्छा, एक बात है कि सूचना या आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े को गौण आंकड़े भी कहा जाता है। गौण आंकड़े, प्राइमरी डाटा, और ये होता है सेकेंडरी डाटा। तो आपके जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े कहलाते हैं जिनका आपने पहली बार एकत्रित किया है, पहली बार किसी निर्धारित उद्देश्य को लेते हुए आपको उसी उद्देश्य के आधार पर सूचना एकत्रित की जाती है, वो आपकी प्राथमिक सूचना कहलाती है। जैसे मुझे राजस्थान पत्रिका के पाठकों की संख्या का पता करना है केवल एक स्थानीय स्तर पर, कि वहाँ पर कितने लोग राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं। तो मेरा उद्देश्य क्या हो गया? राजस्थान पत्रिका पढ़ने वाले पाठकों की संख्या बताना। अब उस पाठकों की संख्या बताने के लिए मैं क्या करूँगा? पाठकों से प्रगणक के तौर पर, संगणक के तौर पर, जानकारी लेने वाले के तौर पर मैं जाऊँगा और वहाँ पर एक एक लोगों से पूछताछ करूँगा। मेरा टारगेट होगा कि 100 लोगों से मुझे बातचीत करनी है, 100 लोगों में से कितने लोग पत्रिका पढ़ते हैं। तो मैंने जो पहली बार आंकड़ों का जो अध्ययन किया, आंकड़ों के बारे में जो विश्लेषण किया, आंकड़े जो मैंने एकत्रित किए, वो आपके कहलाएंगे प्राथमिक आंकड़े। कौन से आंकड़े कहलाएंगे? प्राथमिक, क्योंकि नए सिरे से पहली बार जो सूचना एकत्रित की जाती है वो प्राथमिक आंकड़ों की श्रेणी में आती है, वो प्राथमिक आंकड़ों की श्रेणी में आती है। और इन्हीं प्राथमिक आंकड़ों की सहायता से जो दूसरी सूचनाएं एकत्रित की जाती है, जैसे इन्हीं सूचनाओं को ले जाकर मैं यदि मैं पत्रिका कार्यालय में सौंप दूँ तो वो क्या नहीं, उस पत्रिका कार्यालय के लिए कौन सी सूचना हो गई? उसके लिए तो पहली सूचना है, लेकिन मेरे लिए कौन सी सूचना हो गई? दूसरी सूचना। अब वो उससे विश्लेषण करेगा कि कुछ स्थानीय स्तर की आबादी इतनी है, उसमें इतने प्रतिशत लोग तो राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं, इसका मतलब वहाँ पर पत्रिका का प्रति रुझान ज़्यादा है। और उससे कई प्रकार के सवाल और
और सवालों का जवाब उनसे मिल सकता है। आपको पत्रिका ही पसंद क्यों है? आपको पत्रिका में छापी जाने वाली सूचनाएं कैसी है अन्य समाचार पत्र पत्रिकाओं के? तो उन पाठकों के जो विचार है, उस पाठकों के विचारों का, अखबारों को पढ़ने वाले पाठक ही होते हैं, ग्राहक नहीं बनते, वो पाठक कहलाते हैं। तो वो जो पढ़ने वाले जो पाठक है, उन पाठकों के विचारों के प्रति वो संवेदनशील है कितना है, उनके बारे में और भी अपने को उसको जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से प्राथमिक सूचना और द्वितीयक सूचनाएं एक दूसरे से मेल खाती है। यदि प्राथमिक सूचना अगर नहीं हो तो द्वितीय सूचनाएं ज्ञात नहीं की जा सकती, और जब द्वितीयक सूचनाएं ज्ञात नहीं की जा रही है या नहीं की जा सकती तो प्राथमिक आंकड़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता, उस सूचना की सूचना ही बन के रह जाती है। तो दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर प्राथमिक आंकड़े हैं तो इससे दूसरे आंकड़े निकाले जा सकते हैं, द्वितीयक आंकड़े निकाले जा सकते हैं, गौण आंकड़े ज्ञात किए जा सकते हैं। और यदि गौण आंकड़े यदि ज्ञात नहीं किया तो फिर उस प्राथमिक आंकड़ों का कोई अर्थ नहीं हो जाता। तो प्राथमिक आंकड़े हैं तो उनसे अपन दूसरे आंकड़े ज्ञात करके दूसरी सूचना बना करके उनका कोई और उपयोग किया जा सकता है, उनका उद्देश्य पूरित किया जा सकता है। प्राथमिक आंकड़ों के बिना द्वितीयक आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किए जा सकते, और द्वितीयक आंकड़ों के बिना प्राथमिक आंकड़ों का कोई औचित्य नहीं बच जाता। इसलिए प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े ये कहलाते हैं। अब प्रश्नावली जो 14.1 है उसमें यही है कि आपकी सूचना क्या है और कैसे ज्ञात होती है और आंकड़े कितने प्रकार के। तो ये दो सवाल तो नॉर्मल से वो आपको पढ़ने हैं। अब मैं बात करूँगा कि दुनिया में और भी कितने प्रकार की सूचनाएं एकत्रित होती है। आप समाचार पत्र पत्रिकाओं में आप देखें, कभी कभार कई कंपनियों के ब्यौरे आते हैं, सूचनाएं आती हैं, प्रतिवेदन आते हैं। उनको देख करके लगता है कि उन्होंने प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद में अपने को ये द्वितीयक आंकड़े जो समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भेजे हैं उनका अर्थ क्या है, वो अर्थ उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को समझाने के लिए उन्होंने प्राथमिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया। साथ ही में इन्हीं सांख्यिकी को, इन्हीं सूचना प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर अपन सांख्यिकी के कुछ सवाल और कुछ परिस्थितियां और आंकड़ों को एकत्रित करने की अपन कला देखेंगे। तो आओ मैं उससे पहले इन आंकड़ों को एकत्रित करने की मैं तरीके बताता हूँ। आइए अध्ययन करते हैं कि पहली बात कि सूचनाओं को एकत्रित करने के कई तरीके हैं। आप चाहो सारणी बना सकते हैं, आप चाहो उसके आप ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ में भी देखिए आयत चित्र बना सकते हैं, दंड आलेख बनाया जा सकता है, दंडालेख बनाया जा सकता है, बारंबारता बहुभुज बनाया जा सकता है, बारंबारता बहुभुज बनाया जा सकता है। सारणी की बात हुई, सारणी व्यक्तिगत सारणी बनाई जा सकती है, खंडित सारणी बनाई जा सकती है। जब समांतर माध्यम माध्यम भौगोलिक जब ज्ञात करेंगे ये सारणियाँ काम आएगी। व्यक्तिगत सारणी बना सकते हैं, खंडित सारणी बना सकते हैं और सतत सारणी बना सकते हैं। ये बनती कैसे है कि चर्चा करेंगे इसकी। तो उन आंकड़ों को एकत्रित करने की यानी उस आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक तरीका है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का तरीका है आप सारणी बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, आप इसका मिलान चिन्ह बनाते हुए बारंबारता बंटन सारणी बना सकते हो, मिलान चिन्ह या बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी
बना सकते हैं। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने की केवल एक विधि, एक तरीका नहीं है, कई तरीके। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करना भी एक कला है, और इसी कला की वजह से ये सांख्यिकी पहचानी जाती है। इसलिए सांख्यिकी एक कला है, इसलिए सांख्यिकी क्या है? एक कला है और विज्ञान भी है। मैं आपको बता दूं कि सांख्यिकी कला भी है और विज्ञान भी है। इसके कारण भी है और उदाहरण भी है, और एक नहीं 50 उदाहरण दे सकता हूं। सांख्यिकी कला है और विज्ञान भी है, विज्ञान दोनों है। ये सेंटेंस अपने आप में बहुत रूप से कई बातों से सिद्ध होगा। ये सेंटेंस सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों। कला तो इसलिए क्योंकि आंकड़ों को प्रस्तुत करना, सारणी बनाना, ग्राफ बनाना, मिलान चिन्ह, बार-बार बंटन सारणी बनाना, ये क्या है? इनको बनाने के लिए हमारे को कला चाहिए, इसमें अपनी दिमाग का इस्तेमाल होता है। और विज्ञान इसलिए जिस प्रकार विज्ञान में कई प्रकार के सूत्र आते हैं, कई प्रकार के नियम आते हैं, कई प्रकार की अलग अलग सैद्धांतिक परिस्थितियाँ आती है, वैसे ही सांख्यिकी में भी कई प्रकार के फॉर्मूला, कई प्रकार के सूत्र, कई प्रकार के अलग अलग तरीकों के हिसाब से अलग अलग सूत्र काम में लिए जाते हैं, उनके आधार पर इनके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वैसे विज्ञान में भी किसी एक विषय वस्तु का निष्कर्ष निकालने के लिए कई विद्वानों के, कई वैज्ञानिकों के, कई विद्वानों के जो सिद्धांत वो काम में लिए जाते हैं। उसी प्रकार इस सांख्यिकी में भी इन सभी का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, सवालों का हल करने के लिए किसी अनेक प्रकार के विद्वानों के जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो काम में लिए जाते हैं। तो ये भी एक विज्ञान से एक सीधा संबंध है। इसलिए ये सांख्यिकी कला भी है और विज्ञान भी है। कल देखेंगे कि इन आंकड़ों का प्रस्तुत करने के लिए कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे ग्राफ बना सकते हैं, बार-बार मिलान चिन्ह बंटन कैसे बनता है, वो देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।